प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। इन दिनों यूपी में चुनावी पारा दिनों दिन चढ़ता जा रहा है। देश भर की निगाहें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं। इस बार का परिणाम आखिर क्या गुल खिलाता है? बहरहाल सभी प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करने में पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज हम बुलंदशहर जिले की सभी 7 सीटों का लेखा जोखा देने जा रहे हैं, जो कि दानवीर कर्ण की भूमि के साथ ही चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए विदेशों तक अपनी पहचान बनाए हुए है। आखिर बुलंदशहर की बुलंदी इस बार कौन छूने वाला है? हमारे खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में देखिए बुलंदशहर की बानगी। बुलंदशहर की सभी 7 विधानसभा सीटों पर 2017 के चुनाव में बीजेपी ने भगवा परचम लहराया था। एक बार फिर से भगवा लहराने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन विरोधियों ने भी यहां से बड़ी चुनौती दे रखी है। लेकिन इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। क्या इस बार बीजेपी अपनी 7 सीट बचा पाने में कामयाब होगी या फिर विपक्षी दल सरकार की कामियां गिनाकर जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करेगी? अलबत्ता बुलंदशहर की सभी 7 सीटें सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सियाना, अनूपपुर, डिबाई, शिकारपुर और खुर्जा के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। साल 2017 की अगर बात करें तो बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीट पर भगवा परचम लहराया था। वहीं इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जरूर लगाई है, लेकिन विरोधियों ने भी यहां से बड़ी चुनौती दे रखी है। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव इस बार क्या गुल खिलाएगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन बुलंदशहर जनपद की बात करें तो यहाँ पर जाट, मुस्लिम, दलित और लोधी राजपूत निर्णायक भूमिका में है। तो वहीं कृषि प्रधान जनपद किसानों के मुद्दे और विकास को लेकर मतदान करने को तैयार है। खुर्जा की बात करें तो यहाँ बने चीनी मिट्टी के बर्तन विदेशों में सप्लाई होते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इनको यूपी में चिन्हित किया गया है। दानवीर कर्ण की भूमिका डिबाई हो या बुलंदशहर जिला मुख्यालय की सीट, सभी जगह मतदाता मुद्दों को लेकर मतदान करने के मूड में है। बुलंदशहर जिले में 7 विधानसभा सीट है। इनमें सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सियाना, अनूपशहर, शिकारपुर, डिबाई और खुर्जा विधानसभा सीट शामिल है। इस जिले में हर एक चौंकाने वाले परिणाम आते हैं। बुलंदशहर की कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान रखने के साथ साथ प्रदेश को 4 मुख्यमंत्री देने वाले जनपद बुलंदशहर कृषि और सैनिक प्रधान जिले के नाम से आज भी जाना जाता है। यहाँ केंद्र सरकार के कई विश्व स्तरीय उपक्रम जनपद में स्थापित है। बुलंदशहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गंगा और यमुना नदियों के बीच दोआब क्षेत्र में स्थित कृषि प्रधान जनपद है। इस जनपद की आबादी 40 लाख के आसपास है, जिसमें 21 लाख के लगभग पुरुष और तकरीबन 19 लाख महिलाओं की आबादी है। अगर यहाँ के चुनावी मुद्दे की बात की जाए तो किसानों के लिए आवारा पशु बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। किसान रात और दिन इनको पकड़ने की जद्दोजहद करता है, लेकिन किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर चुनावी चुटकी ली थी। सामाजिक ताने बाने की बात करें तो जनपद में 77% हिंदू तो 23% लगभग मुस्लिम धर्म के लोग हैं। फिलहाल बुलंदशहर में स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा व्यवस्था, साथ ही रोजगार और उद्योग के लिए बुनियादी सुविधाओं की अभी दरकार है। 2022 के चुनाव का नया गणित इन्हीं मूलभूत सुविधाओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। विपक्षी दलों ने जनता की यही नब्ज पकड़ ली है और भाजपा को चुनौती देने में जुटे हुए हैं। अब ये तो पहले चरण के 10 फरवरी को होने वाले मतदान के बाद ही पता चलेगा कि आखिर जनता ने अपना भरोसा किस पर जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
और आज हम बुलंदशहर जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं, जिस पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनुपम त्रिपाठी लखनऊ स्टूडियो से लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे संवाददाता संजीव भटनागर बुलंदशहर से हैं और उनके अलावा हम सभी दलों के स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों से भी बात करेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुपम त्रिपाठी जी हैं। स्वराज एक्सप्रेस में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आज बुलंदशहर की 700 विधानसभा सीटों की हम बात करें तो ये अगर आंकड़े के वाइज देखे जाए तो यहाँ पर जातिगत समीकरण हमेशा से हावी रहे हैं, या फिर कोई मुद्दा ऐसा रहा हो जो हमेशा से हावी रहा हो। चाहे 1989 में बोफर्स कांड हुआ तो जनता दल जो थी उसकी सभी सीटें लगभग आ गई थी, 1-2 सीट इधर उधर हुई थी। 91 में जब राम का मुद्दा उठा तब भी पूरी सीट सब भाजपा के खाते में चली गई थी। ऐसा ही 93 में भी हुआ, फिर मोदी लहर में भी हुआ। लेकिन यहाँ पर सत्ता किसी की ज्यादा दिन तक या फिर बराबर या फिर किसी का वर्चस्व कभी नहीं रहा। अनुपम जी, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हालांकि ये जो बुलंदशहर का जो चुनावी समीकरण है वो जातीयता के आधार पर काफी लंबे समय से चला। बिल्कुल बिल्कुल। एक समय था जब भाजपा की 2017 में सारी सीटें भाजपा ने जीत ली थी। उस समय यहाँ का नेतृत्व कल्याण सिंह जी कर रहे थे और कल्याण सिंह जी का प्रदेश की राजनीति में एक विशेष महत्व रहा है। और जातीय समीकरण के आधार पर भी देखा जाए तो उनके साथ जो वहाँ का राजपूतान लोक बिरादरी और जो दूसरे पिछड़े वर्ग के जो लोग रहे हैं वो हमेशा उनको अपना नेता मानते चले आए। तो इसके चलते वहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा। रही बात इस बार के चुनाव की जो 2022 में होने जा रहा है, जिसमें प्रमुख विपक्षी दल जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बसपा तीनों मिल करके भाजपा से लड़ रहे हैं। अगर आवारा पशुओं का मुद्दा किनारे कर दिया जाए तो शायद इसके अलावा विपक्ष के पास कोई इस तरह का मुद्दा नहीं है जो क्षेत्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर सके। ठीक है। कुल मिलाकर के हालात तो यही बता रहे हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी फिर अपनी सभी सीटों को बचाने में कामयाब होगी, क्योंकि उसने बसपा के बहुत सारे मतदाताओं का मन मोह लिया है। वो अपनी योजनाओं के बदौलत या उनको कुछ सुविधाएं देकर के, शौचालय और आवास देकर के, बहुत सारी इस तरह के मूलभूत जो समस्याएं थी उनका समाधान करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दूर से घेराबंदी की है, जिसका परिणाम भाजपा के पक्ष में ही आने की संभावना पूरी है। ठीक है। अब चूंकि चुनाव एकदम करीब है और सारी राजनीतिक पार्टियां एक लंबे समय से अपनी अपनी घेराबंदी शुरू किए हुए थी, बिल्कुल, लेकिन कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल पाई, जिससे लगता है कि आने वाले समय में भी भाजपा का ही परचम लहराएगा। अच्छा, ठीक है। संजीव जी, जिस तरीके से देखा जाए हम पहले ओवरऑल की बात की, लेकिन अब हम एक जो सीट है विधानसभा की उस पर एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बुलंदशहर की बात करें, बुलंदशहर सीट से, चूंकि इसमें जैसे हमेशा से रहा है कि किसी भी का वर्चस्व नहीं रहा, लेकिन बीजेपी जरूर यहाँ पर ज्यादा बार रिपीट हुई है। बाकी पूरे ओवरऑल देखा जाए तो सपा तो शायद 1995 के बाद से ही यहाँ का आने का मुंह ताक रही है, तब से वो आई ही नहीं है। तो ऐसे में कल्याण सिंह का भी यहाँ दबदबा रहा, लूद समाज उनके फेवर में रहा, उन्होंने एकत्र किया। हालांकि 2002 में जरूर वो जब वो बीजेपी से छिटक गए थे तब वो उनके साथ वोटर चला गया, तो बीजेपी को इसका नुकसान भी झेलना पड़ा था। लेकिन अब उनके बेटे ने कमान संभाल रखी है, वो उस पूरे समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं और पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या असर है? नहीं, इसके अलावा एक और जो एक महत्वपूर्ण बिंदु और रहा है, जो केंद्र सरकार ने माननीय कल्याण सिंह जी के न रहने के बाद, उनके निधन के बाद जो उनका सम्मान दिया, वो एक पूरे क्षेत्र को के दिल में बैठ गया और वो ऐसा एक लगाव उनके प्रति हो गया कि कल्याण सिंह को आज भी वहां का हर नागरिक अपना नेता मानता है। और उनके निधन के बाद जिस तरह से सहानुभूति भाजपा ने बटोरी, भाजपा के खाते में गई, भाजपा ने पूरा उनका जो राजकीय सम्मान के साथ संस्कार करवाया और जो केंद्र से लेकर के सारे यूपी के बड़े दिग्गजों का जमावड़ा वहां रहा,
तो वहाँ की जनता को भी लग रहा है कि अब वहाँ का विकास और वहाँ की स्थिति के बारे में भारतीय जनता पार्टी ही कुछ कर सकती है। ठीक है। और गठबंधन के जो दल हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इन सब लोगों का गठबंधन भी वहाँ की जनता पिछले चुनाव में देख चुकी है, उसका परिणाम भी जान रही है। इसलिए बहुत ज्यादा विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर नहीं पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन चूंकि ये सवाल जो था संजीव जी से था, लेकिन अनुपम जी ने उत्तर दिया। लेकिन अनुपम जी, आपसे सवाल मैं इस बाद में लूंगा, लेकिन संजीव जी से पहले ले लेता हूं। संजीव जी, जैसे कि हमने कहा कि हम एक एक सीट की बात कर लेते हैं, बुलंदशहर की जो बात का जिक्र सर ने भी किया कि हाँ, बीजेपी का ही अभी भी पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि कल्याण सिंह की जो बिछाएगी बिसात है वो अभी भी काम आ रही है बीजेपी के। तो क्या वाकई ऐसा है, या फिर आज या अब की बार पहली बार थोड़ा सा जातिगत समीकरण से हटके वहां की जनता विकास के मुद्दों पर या फिर अन्य मुद्दों पर भी जा सकती है? देखिए, बात की जाए बुलंदशहर सदर सीट, हमेशा ये किसी भी एक दल की ले रही है। लगातार 2 बार ये सीट भाजपा के पास रही है, लेकिन यहाँ पर जब दूसरे नंबर पर जो है बसपा पार्टी हमेशा दूसरे नंबर पर है और ज्यादा अंतर नहीं रहा है, लगभग 20-25-30 हजार वोटों का डिफरेंस रहा है। बात की जाए तो अब जो मुद्दे हैं, कल्याण सिंह अब चूंकि अब हमारे बीच में नहीं है, इसका असर कहीं ना कहीं बुलंदशहर सदर सीट पर दिख रहा है। जिस तरह से कल्याण सिंह लोध समाज पर अपना पकड़ रखते थे, उस तरीके से जो राजू भैया है, जो कल्याण सिंह के पुत्र हैं, वो इतना असर नहीं दिखा पा रही है, जिसका नुकसान भाजपा उठा सकती है। लेकिन जो पूर्व में जो विधायक थी, वो उनका टिकट ना होने से कहीं ना कहीं उनकी भी नाराजगी, लेकिन जो भाजपा है उन्हें साधने में लगी है। धीरे धीरे जो प्रदीप चौधरी है, लगातार आज भी बुलंदशहर में राजनाथ सिंह सिकंदराबाद विधानसभा के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए आए हैं और लगातार बुलंदशहर में 3 बार प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर आ चुके हैं। बात की जाए तो बसपा की जो हाजी यूनुस है, वो हाजी अलीम जो पूर्व विधायक थे, उनके निधन के बाद हाजी यूनुस ने बसपा की सीट पर कमान संभाली थी, लेकिन उपचुनाव में वो दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार फिर हाजी यूनुस ने पार्टी बसपा को छोड़ आरएलडी ज्वाइन करी है। बात की जाए हाजी यूनुस और बसपा के बीच बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिला बुलंदशहर सीट पर। हालांकि भाजपा अपना जीत का दावा लगातार कर रही है, वहीं जो हाजी यूनुस है आरएलडी के, वो भी अपना जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सुशील चौधरी, पिछले चुनावों में उन्हें भारी बहुमत नहीं मिल पाया था और कम वोटों से बहुत कम वोट मिले थे, उन्हें कांग्रेस ने फिर उन पर दाव लगाया। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी बुलंदशहर भी आई है, बुलंदशहर में प्रियंका गांधी के आने से भीड़ तो नजर आती है, लेकिन वो वोट में तब्दील हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो अभी तक देखने में आ रहा है वो आरएलडी जो सपा गठबंधन है और भाजपा के बीच लगातार जो नजर आ रहा है। और बात की जाए मोबिन जो कल्लू कुरैशी हैं, जो बसपा से प्रत्याशी हैं, वो भी अपना कहीं ना कहीं जो बसपा का वोट बैंक है उसे साधने में लगे हुए हैं। लेकिन आने वाले 10 तारीख में ही पता चल पाएगा कि बुलंदशहर सदर सीट पर कौन कब्जा करता है। जी ठीक है, अगर यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं या फिर कहा जा रहा है कि बुलंदशहर में केंद्र ने कई योजनाएं शुरू की या फिर सौगातें दी हैं, तो क्या वाकई जमीनी हकीकत क्या है? जिस तरीके से बुलंदशहर में कहा जा रहा है कि आपने भी जिक्र किया था कि एनटीपीसी करके कोई वहां पर एक प्लांट लगाया गया है, या फिर जो भी वहां पर केंद्र ने कुछ सौगातें दी हैं, क्या उनका असर है या वाकई सौगातें सिर्फ कागजों तक ही सीमित? अभी तक ऑन फ्लोर कोई भी सौगात ऐसी जमीन पर नहीं आई। बुलंदशहर के जो डिबाई विधानसभा है वहां पर एनटीपीसी का प्लांट लगाया, क्योंकि वो भाजपा शासनकाल में नहीं लगाया। हाँ। वो काफी पहले पुराना वो शासनकाल जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो एनटीपीसी का प्लांट लगा था। हाँ। लेकिन जो बुलंदशहर सीट पर है अभी एक अस्पताल का निर्माण चल रहा है, लेकिन वो योजना में जो पिछली सरकार में जो था उसकी घोषणा हुई थी, लगातार अभी काम चल रहा है, लेकिन उसकी अभी तक औपचारिक जो कार्यान्वयन होना है वो अभी नहीं हुआ है। हालांकि जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ महंगाई का मुद्दा है और जो किसानों का मुद्दा है, जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन किया था, किसान आंदोलन हुआ था, उसका असर बुलंदशहर में जरूर दिखाई देता है। कहीं ना कहीं किसानों की भारी नाराजगी देखने को मिलती है। लगातार वीडियो वायरल होते रहे हैं भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ
अब जब थिएटर में जाती है तो उनसे पूछा जाता है कि जब गायों के लिए गौशाला बनाई गई है, बताया गया है कि गौशाला है, तो ये गाय सड़कों पर और खेतों में हमारे में क्या कर रही हैं। तो जो प्रत्याशी इसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, सिर्फ आश्वासन के अलावा अभी जो प्रत्याशी हैं कोई आश्वासन नहीं दे पाते, सिर्फ इतना तो जरूर कहते हैं कि जो समस्या है इसका जल्द सुधार किया जाएगा। जी, तो यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी सपा आरएलडी का गठबंधन ही बीजेपी को टक्कर दे सकता है, लेकिन बसपा अभी पीछे है। जी बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद सिकंदराबाद की बात कर लेते हैं। सिकंदराबाद सीट पे क्या समीकरण है वहां पर संजीव, अगर देखा जाए तो? देखिए, सिकंदराबाद विधानसभा जो है वो लगातार इस सीट पर भी बसपा ने भी कब्जा रखा था। सिर्फ पूर्व मंत्री वेदराम भाटी इस पर कैबिनेट मंत्री रहे थे, उनके सीट छोड़ने के बाद जो जेवर चले गए थे, लेकिन बसपा उसके बाद वो यहाँ इस सीट पर कभी नहीं जीत पाई है। बात की जाए तो इस सीट पर 2 बार लगातार विमला सिंह सोलंकी विधायक रही हैं। उनका इस बार टिकट कट जाने से जो भाजपा प्रत्याशी के समर्थक है नाराज तो हैं ही, लेकिन जो विमला सिंह सोलंकी लगातार मंचों पर भाजपा के आती रही हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी कहीं न कहीं दबे मन से जाहिर होती रही है। और बात की जाए बसपा से, यहाँ पर मनवीर गुर्जर हैं, उनको उतारा गया है बसपा ने। और जो समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है कपास की ये सीट है, यहाँ पर पिछली बार राहुल यादव हैं। ठीक है, संजीव मैं आपके पास लौटूंगा। राहुल यादव भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से बुलंदशहर में सपा का जो पताका लहराने की कोशिशें लगातार जारी हैं और प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं आखिर बुलंदशहर से और उनकी जो 7 विधानसभा सीट है उनसे? राहुल जी। चलिए, राहुल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजीव जी, बात पूरी कीजिए। जी, जितेंद्र यादव हैं। जितेंद्र यादव जो राहुल यादव के पिता है वो एमएलसी रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और लालू यादव के समधी हैं। लगातार 2 बार वो लगातार चुनाव यहाँ पर लड़ते रहे हैं और हर बार वो तीसरे नंबर पे आए हैं। इस बार भी राहुल यादव जो जितेंद्र यादव के पुत्र हैं, समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, पिछली बार भी दिया था। पिछले चुनावों में राहुल यादव चुनाव हारे थे, फिर समाजवादी पार्टी ने उन पर ही दाव लगाया और दोबारा से समाजवादी पार्टी ने राहुल यादव को उतारा है। हालांकि सपा गठबंधन आपके पास लौटूंगा। अनिल सिसोदिया भाजपा जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। अनिल जी, जिस तरीके से देखा जाए बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाए हुए हैं, और ऐसे में अब की बार क्या लग रहा है कि कब्जा बना रहेगा या फिर हो सकता है कि कुछ सीटें हाथों से निकल जाए? देखिए, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो परिवर्तन आया और 2017 के बाद चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे महिलाओं के सुरक्षा की बात हो, चाहे गरीबों के भोजन की बात हो, कोरोना के समय वैक्सीनेशन की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने विकास की रफ्तार सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास से पकड़ी है, उसे जनता समझ रही है। जनता में पूरा उत्साह है और पूर्व की माती बुलंदशहर जिले की 7 विधानसभाएं थी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीतकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन में भेजने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन अनिल जी, जो वहां पर मूलभूत सुविधाएं जो सरकार को देनी चाहिए तो लोग अभी भी वंचित हैं, चाहे वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवारा पशुओं का मामला। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और हो सकता है बीजेपी को इनकी वजह से लॉस भी झेलना पड़े। देखिए, विरोधियों के पास में कहने को कुछ बचा नहीं है। जिस तरह से विकास हुआ है सबके सामने है। बुलंदशहर के पास एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, बुलंदशहर जिले के खुर्जा विधानसभा में आप देख रहे हैं इतना बड़ा पावर हाउस आ रहा है, और आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज। और कोरोना के समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार का सहयोग करते हुए सरकार के दिशा निर्देश पर, सरकार के पार्टी के दिशा निर्देश पर जो काम किया वो अभूतपूर्व है और जनता में पूरा विश्वास है, जनता में पूरा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरा समर्थन है। अनिल जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। भी राहुल यादव भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष। राहुल जी, जिस तरीके से देखा जाए अनिल जी भी हमारे साथ हैं और उनका कहना है कि उन्होंने बहुत विकास किया और उसके बल पर ही अब उन्हें वोट मिलेंगे और जो 7 सीटें हैं वो उन्हीं के कब्जे में रहेंगी। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, मैंने जो सुना लास्ट में जुड़ा हूँ अभी कि कोरोना काल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया
शायद ये घर से बाहर नहीं निकले। मुझे लगता है कि घर के बाहर जब निकलते तो पता चलता कि लोग गाड़ी में आए, ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन मिल गई किसी को तो दवाई नहीं मिली, दवाई मिल गई किसी को तो बेड नहीं मिला। भाई लोग तड़प तड़प के गाड़ियों में घर में खत्म हो गए। उस टाइम पे ये शायद घर से बाहर नहीं निकल पाए। कोरोना के समय में मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवाई संगठन को चरितार्थ करने में लगा हुआ था। ये सब झूठी बातें हैं। केवल मैं ही नहीं, सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे। और बुलंदशहर जिले की जनता सरकार में कितना समर्थन दे रही है वो सबके सामने है। मीडिया में देखा लोगों ने गंगा में लाश बहाई। वो सरकार बिल्कुल 100% फेल हो गई थी कोरोना में। सरकार को मानना चाहिए कि हम फेल हो गए थे। आप सरकार की लोकप्रियता से बौखलाए हुए, अब जो मुद्दे नहीं है आपके पास। कोरोना काल में राहुल जी, आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके बूते पे आप चाहते हो कि जनता आपको वोट दे, या ऐसी कौन सी नाकामियां हैं? कोरोना को अगर आपने गिना ही दिया है, कोरोना को छोड़कर ऐसा कौन सा विकास कार्य है जिससे बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें वंचित रह गई हैं, या वहां की जनता को विकास से अछूता रखा गया है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आप जनता के पास में जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपको वो सुविधाएं नहीं दी, हम देंगे? ऐसी कौन सी वो सुविधाएं हैं जो बीजेपी से वंचित रह गए लोग? बुलंदशहर के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार की कमी है, नौजवान बेरोजगार, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, चिकित्सा बिल्कुल चौपट है। आप अगर विकास की बात करते हैं तो हम समाजवादी पार्टी के लोग विकास की बात बताते हैं आपको। बुलंदशहर से लेके बदायूं डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला रोड जो नरोरा तक जाता है, वो रोड समाजवादी पार्टी ने चौड़ीकरण करने का काम किया। बुलंदशहर से लेकर अनूपसर तक चले जाइए आप, अगर वो किसी ने चौड़ीकरण करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। बुलंदशहर से लेकर स्याना तक चले जाइए आप, वो रोड किसने अगर सुंदरीकरण करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। और दूसरी बात, बुलंदशहर तक काले आम से लेकर अगर आप जाएंगे जैनपुर गांव तक, उस रोड को चौड़ीकरण करने का काम किया समाजवादी पार्टी ने किया। बुलंदशहर मुख्य चौराहा काले आम से लेकर आप वहां तक जाएंगे, काले आम से लेकर भूल चौराहे तक, वो रोड अगर डिवाइडर लगा के चौड़ीकरण सुंदरीकरण करने का काम किया समाजवादी पार्टी ने किया। एक रोड बता दे भाजपा वाले, ये हमने चौड़ीकरण किया, इतना कुछ आपने किया था, इतना कुछ किया था, एक तो बंद कर दिया ये रोड अच्छा थे कि वो तो सड़कें बनी भाजपा सरकार में। हमने ब्लॉकों को आपस में जोड़ा, प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ा। ठीक, अनिल जी आप अपनी बात रखिएगा। राहुल जी आपसे सवाल है, राहुल जी आपसे सवाल, सपा के समय में था, राहुल जी सपा के सरकार में, राहुल जी आपसे सवाल है कि आपने इतना कुछ काम किया, आपने बहुत सारे हाईवे और रोड गिना दी, उसके बाद भी एक सीट नहीं मिल पाई थी। ये सब भाइयों को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया। आज वो सारे भाई समझ चुके हैं, सर समाजवादी पार्टी के पास आ गया, सूपना साफ कर देगा भारतीय जनता पार्टी का। और दूसरी चीज ये, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, नगर पालिका के चेयरमैन है मनोज गर्ग, उनके ऊपर 4 मुकदमे दर्ज हुए रंगदारी के भारतीय जनता पार्टी के शासन में, सरकार में, उसका जवाब देने मुझे क्यों मुकदमे दर्ज हुए? या वो जाति को देखकर नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास इसी राह पर चलते हुए काम किया है। तो राहुल जी इस हिसाब से अगर हिंदू मुस्लिम करके सीटें जीती जाती हैं तो फिर तो कोशिशें करने बेकार हैं। जरूरतमंद थे उन्हें शासन मिल रहा है, हमने गैस दी, महिलाओं का सम्मान दिया। जी अनिल जी अभी आप बात रखने का आपको मौका दिया जाएगा। राहुल जी, अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके सीटें ले जाती है और पिछली बार भी ऐसा ही किया, तो फिर इस बार भी उम्मीद कैसे जागी है कि इस बार सीटें आप ले जाओगे? वो फिर से वही चीज कर सकते हैं हिंदू मुस्लिम। कहावत है कि एक गांव में एक आदमी आता था, वो कहता था कि भेड़िया आ गया बकरी खा गया। वो लोग जो है 2-3 बार बहकावे में आए तो लोग समझ गए। आज इनको लोग समझ गए कि इनके पास कुछ भी नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम मस्जिद। अरे भैया, भगवान को मानने वाले तो हम लोग हैं, भगवान को मानने वाले हम लोग हैं, सब लोग हैं, सब अपने आस्था रखिए। ये आस्था से देश नहीं, देश चलेगा विकास से, देश चलेगा शिक्षा से, देश चलेगा चिकित्सा से। हर मजदूर समाजवाद जा रहा है, तो यही आस्थाओं का सम्मान किया जा रहा है। कोई दंगा सरकार बनने के बाद में एक भी दंगा नहीं हुआ। अगर ये आस्था को मानने वाले लोग होते तो राहुल जी चोरी डकैती पवित्र गंगा है, उसमें लाशें दिखाई दी, बच्चियों के साथ करने वाले लोग। अनिल जी आपसे होने वाले लोग हैं, गंगा की धार पे गवाही दे रही है। इस तरह का एक कानून का राज कायम हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई, सभी को आस्था का ख्याल रखा गया,
राहुल जी, राष्ट्रवाद का जिस तरह से जिस तरह से आपने कहा हिंदू मुस्लिम करके, राहुल जी मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने कहा हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी सीट जीतती आई हुई है, तो आप तो 1995 से एक दो सीट से 2012 में 1-2 सीट आई है आपकी, उसके बाद से तो आपको खाली हाथ रहना पड़ रहा है। तो क्या आप पहले ऐसे करते थे जिससे अब जनता समझ चुकी है इसलिए आपको बार बार सीटें 1-2 से काम चलाना पड़ रहा है? आप एक चीज बताइए मुझे, कुछ टाइम लगता है, अगर कोई अच्छाई जब समझ में आती है, बुराई जब देखने के बाद में कि वो अच्छा था। आज उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि 18 लाख अगर कितने लैपटॉप दिए तो मान ने अपने चार्टर में दिए। एक सुंदर रोड बनवाने का काम किया आगरा से लेकर हाईवे, तो वो अपने चार्टर में किया। उत्तर प्रदेश में मेट्रो चलाने का काम किया अपने चार्टर में बनाया गया। अगर मेट्रो एक ही बढ़ गई हो तो बताते कहीं पे वो अगर बुलंदशहर के अंदर की बात करते हैं, अनिल जी आपसे सवाल है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने बहुत विकास किया, केंद्र की कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो बुलंदशहर को सौगात में मिली हैं, या राज्य सरकार की कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोगों को रोजगार मिला बुलंदशहर की 700 सीटों से? आपसे जानना चाहूंगा। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को जो करना चाहिए। राहुल जी आपसे निवेदन है कि मेरा सवाल सरकार बनने के बाद में काम हुआ है जी अनिल जी से है, तो निवेदन है कि आप अपनी बारी आए तो आप बोलिएगा। जी अनिल जी, ऐसी कितनी सौगातें हैं जो आपने 700 विधानसभा सीटों को दी और उसकी अपेक्षा आप चाह रहे हैं कि जनता आपको वोट दे? क्या रोजगार के लिए आपने किया वहां पर? आप देखिए, मोदी जी की सरकार बनने से पहले बुलंदशहर में कितने गांव थे जहां बिजली नहीं थी, कितने घरों में गैस कितने लोगों के पास। मैं रोजगार की बात कर रहा था अनिल जी, उन्हें आयुष्मान कार्ड मैं रोजगार की बात कर रहा था। कॉलेज दिया गया, अभी बुलंदशहर से होता हुआ गंगा एक्सप्रेस वे जा रहा है। आप देखिए बिजली घर बन रहा है, और जिस तरह से रफ्तार विकास पकड़े हुए हैं आगे भी आगे तो जब आपको मौका मिलेगा तब आगे की बात की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आपने 700 विधानसभा में रोजगार, लोगों का पलायन हो रहा है या फिर लोगों को रोजगार नहीं, बेरोजगार है, आपने रोजगार के लिए क्या अवसर दिया? सपा की सरकार में सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया से फैक्ट्रियां किस तरह से प्लान करके गई सबको मालूम है। उसके बाद सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे हमारा पोल्ट्री क्षेत्र हो खुर्जा का, आसपास के क्षेत्रों में जो भी विकास के काम हुए हैं उनसे रोजगार तो क्षेत्र जो आपका खुर्जा हो तो पहले से ही विदेशों में कोई सामान बेचता था, वहाँ पे आपने क्या विकास किया? मेरा जवाब आप सिकंदराबाद पे सुन लो। ये जो कह रहे हैं कि सिकंदराबाद से युवा पलायन कर गए, रोज माननीय अध्यक्ष जी को अभी बुलंदशहर का इतिहास और भूगोल ही नहीं पता। सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में ही है, वहाँ के लोग तो रोज जा रहे हैं, वहाँ 10 किलोमीटर के अंदर रोजगार कर रहे हैं। भैया शिकारपुर डिवाई की बात करो, आप क्या रोजगार दिया है शिकारपुर डिवाई? बिजली के पोल तक नहीं थे, बिजली आती नहीं थी, बिजली के तारों पे कपड़े सूखते थे। अब बिजली आ रही है, पहले किसान जाता था और घर लौट के आता था तो भैंस खुल जाती थी, आ रही थी नहीं आ रही थी बिजली घर, कितने महिलाएं जाती थी, गले की चैन छिन जाती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था बाहर। जी अब जिस तरह से अनिल जी आपने जो गिनाए उससे रोजगार का तो कहीं कुछ समझ में आया नहीं। रोजगार आप देखिए में कितनी इंडस्ट्री आई है, वहाँ रोजगार मिला है। मैं वही पूछ रहा हूँ अनिल जी से, कितनी इंडस्ट्री आई? लेकिन अनिल जी हाईवे गिनाने लगते हैं तो कभी कपड़ों तार पे कपड़े सुखाते हैं। कन्याओं की शादियां कराई हैं अनिल जी, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, भूखों को जो जरूरतमंद है उन्हें 2 बार महीने में राशन मिल रहा है। किसानों की सम्मान निधि पे बिजली का बिल चौगुना हो गया, किसानों का जो खाद मिलता था उसमें से 5 किलो खाद घटा लिया। और तो बिजली नहीं देते थे, बिल पकड़ा देते थे लंबा सा, बिजली का करंट आता था बिल पकड़ के, और तारों में करंट नहीं आता था, तारों से कपड़े सूखते थे। लेकिन राहुल जी जब आपकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार थी, तब भी बुलंदशहर में सीटें आपके पास भी इतनी नहीं थी जितनी बीजेपी के पास है। सरसों का तेल 90 रुपए पे पहुंचा दिया, सिर्फ 2 सीटें थी आपके पास। किसानों को लूटने काम कर रहे हो। 700 किसानों की हत्या हो गई, रोड पे किसानों को सम्मान मिला है, बताओ मुझे। और एक जवाब और दे दो मुझे, बुलंदशहर के चेयरमैन के बारे में जवाब दे दो। आपकी सरकार है, सरकार में उस पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज हुआ है, या तो आपका सरकार पे कब का अंकुश नहीं है, आपका प्रशासन पे उस मुकदमा झूठा दर्ज हुआ है। अगर सच्चा मुकदमा दर्ज हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी से निकाला क्यों नहीं गया है जो 4 मुकदमा दर्ज हुआ है? अंकुश की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सरकार के
सरकार का लाभ नहीं ले रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सपा की सरकार में अधिकारी किस तरह से डरे होते थे, वहाँ किस तरह से ठेके आवंटित होते थे। राहुल जी, इस बार आपकी पार्टी सपा आरएलडी गठबंधन लोगों के पास क्या उम्मीदें लेकर जा रहा है, क्या लोगों को उम्मीदें दे रहा है कि उनके लिए क्या विकास करने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? राहुल जी, हेलो, मुझे पता, थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो गई जी। मेरा सवाल ये था कि अब पार्टी आपकी आखिर किन उम्मीदों के साथ जनता के पास जा रही है कि हमारी सरकार आने पर क्या कुछ उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी? हमारी सरकार आने पर घरेलू बिजली में 300 यूनिट फ्री दी जाएंगी, किसानों को सिंचाई मुफ्त दी जाएगी, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, और हमारा जो विकास का मुख्य मुद्दा रहा है, जिसकी पहचान अगर आज आप कहीं खड़े होकर दोगे, विकास किसने किया? अखिलेश यादव जी ने सारी रोडों का, सारे गांवों को पक्का करवाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया जाएगा। जलेश्वर बिश्वर लोहिया जी के नाम पर योजना चलाकर फिर दोबारा, और वृद्ध महिलाओं को और उनको पेंशन देने का काम किया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया जाएगा। ठीक है अनिल जी, अब आपकी सीटें बरकरार रहें या फिर जीत आपकी वहां पर बनी रहे, कोई सीट आपको गंवानी ना पड़े, ऐसी कौन सी जो मुद्दे हैं जो जनता के पास या फिर अब तक हल नहीं हुए थे, जो अब हल हो जाएंगे, जो आप उनसे कहने वाले हैं या उन्हें आश्वासन देने वाले हैं, या फिर क्या कुछ नई सौगातें आप देंगे, क्या कुछ उम्मीदें हैं जनता आपसे लगाए? बुलंदशहर नहीं, बुलंदशहर प्रदेश में बल्कि देश में जो ढांचागत विकास का काम शुरू हुआ वो बुलंदशहर में भी दिख रहा है। रोजगार की जहाँ तक बात है, स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडस्ट्रीज का के लिए वहाँ ईज ऑफ डूइंग, आसपास के क्षेत्रों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सिकंदराबाद में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। कौशल विकास केंद्रों में बच्चों को, युवाओं को रोजगार सृजन के लिए उन्हें कौशल दी जा रही है। ठीक है, तक रोजगार की बात है, उसमें कहीं कोई समझौता नहीं है। मूलभूत सुविधाएं जनता को देने के लिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा ही हो गई हो, और सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था, वो सबके सामने है और आगे भी ये सब चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी सरकारी अधिकारियों पर, प्रशासन पर कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया। सरकार बनने के बाद में इसको जनता देख रही है, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी और अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से अनुपम जी देखा जाए, खुर्जा की बात लगातार जिक्र किया जा रहा था और खुर्जा की वजह से बुलंदशहर की ख्याति पूरे देश और विदेश में भी है। लेकिन खुर्जा का अगर इतिहास देखें तो तैमूर वंश से इसका इतिहास देखा जाता है कि तैमूर वंश के कुछ लोग यहाँ पर, कुछ कारीगर यहाँ पर रह गए थे, जिन्होंने इस पोल्ट्री फॉर्म जो रोजगार है वहां पर डेवलप किया और आज उसका विदेशों में भी निर्यात होता है, जो वहां पर क्रॉकरी वगैरह बनती है और विश्वविख्यात है काफी। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है, फिर भी यहाँ पर कभी भी मुस्लिम कैंडिडेट रिपीट नहीं हुआ या फिर आया नहीं। सबसे ज्यादा अन्य पार्टी के ही जो प्रत्याशी हैं वो जीतते आए हैं। आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है क्योंकि ये कारोबारी क्षेत्र है, यहाँ का कारोबार पूरी दुनिया में जाना जाता है, एक अपनी अलग पहचान बनाया गया है। तो जो व्यक्ति अपने बिजनेस व्यापार से लगा होता है उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। वो ये देखता है कि हमारा बिजनेस व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हमें ज्यादा लाभ मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, या उसका सामान कहाँ कहाँ तक जाता है। वो क्षेत्रीय, ये सब जो जाति समीकरण, धार्मिक भावनाओं को लेकर के जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, लड़वाते हैं, आरोप प्रत्यारोप का जो एक सिलसिला शुरू होता है चुनाव आते आते, ये कारोबारी जहां भी बिजनेसमैन है, जहां व्यापार होता है, वहां पर हमारी समझ से इसका कोई महत्व नहीं है और उसको लोग बहुत गंभीरता से लेते भी नहीं है। उनको अपने कारोबार से ही मतलब होता है, अपने व्यापार से मतलब होता है। और जो मौजूदा, जो मैं भी सुन रहा था, जो हमारे राजनीतिक दलों से जुड़े जो पदाधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे या अपने अपने कामों की बड़ाई कर रहे थे, कामों के वो बता रहे थे कि हमने ये करवाया, उन्होंने करवाया, ये वर्ग जो व्यापारी बिजनेसमैन जो है वो इन सब चीजों से दूर रहता है। तो उसका यही कारण है कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी जो है वो उतना राजनीति में इतना वो दखल और इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, अपने बिजनेस व्यापार से ही मतलब रखता है। इसी की वजह से वहाँ
जो मुस्लिम राजनीति करने वाले दल हैं उनको उतनी सफलता नहीं मिल पाई। ठीक है संजीव, जिस तरीके से स्याना की बात करें तो स्याना में आरएलडी और सपा के प्रत्याशी में इस बार कहा जा रहा है कि काफी दमखम है और उनका राजनीतिक जो करियर रहा है वो उनके पिता विधायक रहे कांग्रेस से, उसके बाद 2012 में वो भी रहे बसपा से, फिर उसके बाद कांग्रेस से, इस तरह से उनका भी राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो काफी सही रहा है। तो क्या इस बार दाव खेला है, आरएलडी की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार कहा जा सकता है कि जी बिल्कुल आरएलडी ने दिल नवाज खान पर अपना दाव लगाया है। और बात की जाए तो यहाँ भाजपा से देवेंद्र सिंह लोधी हैं, पूर्व में भी विधायक हैं और इस बार भाजपा ने फिर उन पर जो टिकट देकर उतार दिया। कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह जो लोधी हैं क्षेत्र में इनका भी विरोध लगातार सामने आता रहा है, लगातार वीडियो इनके भी वायरल होते रहे हैं और ग्रामीण जो विकास कार्य न कराने पर लगातार इनका विरोध प्रदर्शन की बात की जाए। बसपा से सुनील भारद्वाज जो है बसपा ने उतारा है और कांग्रेस में पूनम पंडित जो किसान आंदोलन से नेता बनकर उभरी हैं, वहां पर जो कांग्रेस की पूनम पंडित है इन पर दाव लगाए। लगातार पूनम पंडित किसानों के मुद्दे को लेकर जो स्याना बेल्ट है, किसान गन्ना बेल्ट है, लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच में जा रही हैं और जो स्याना के जो हालात हैं, जो जिस कदर स्याना की सड़कें टूटी हुई हैं, लगातार वो भी वीडियो वायरल कर जनता को दिखा रही हैं कि किस तरीके से जिस तरह स्याना में विकास होना था उतना विकास नहीं हो पाया। जो सरकार भाजपा सरकार विकास के मुद्दे पर 2017 में आई थी, लेकिन स्याना विधानसभा में विकास नहीं हुआ है। इस वजह से जो यहाँ पर समीकरण है वो त्रिकोणीय समीकरण है, जो यहाँ पर भाजपा और जो आरएलडी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। फिर भी अगर जिस तरह से आपने तीनों का नाम ले लिया, लेकिन अगर मुख्य मुकाबला देखा जाए तो भाजपा और आरएलडी के बीच ही। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो आरएलडी और भाजपा के बीच में तो सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन जो कांग्रेस की पूनम पंडित है ये भी अपना कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व दिखाने में यहाँ पर कामयाब हो रही है, क्योंकि ये किसानों के मुद्दे जो है पूनम पंडित लगातार जो दिल्ली में किसान आंदोलन में वो उनकी भागीदारी रही है और स्याना जो बेल्ट है वो गन्ना बेल्ट सबसे ज्यादा मानी जाती है और सबसे ज्यादा यहाँ खेती का जो खेती है व्यवसाय, तो खेती का व्यवसाय सबसे ज्यादा वो स्याना बेल्ट में होता है। लगातार वो किसानों के मुद्दे उठा रही है, इसलिए इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर होता जा रहा है। लेकिन 10 तारीख को ही पता चल पाएगा कि ये किधर जो वोटर है वो किधर अपना दिखा पाते हैं। जी अनूपपुर शहर की बात करें संजीव, तो अनूपपुर शहर छोटी काशी के नाम से काफी प्रसिद्ध है, तो ऐसे में क्या यहाँ पर कुछ धार्मिक भावनाओं को लेकर भी रुख हो सकता है जनता का? जी बिल्कुल, अनूपपुर छोटी काशी के नाम से जानी जाती है। संजय शर्मा या पूर्व में भी विधायक है जो, और इस बार फिर भाजपा ने संजय शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं जो चौधरी गजेंद्र सिंह है कांग्रेस ने उतारा है और एनसीपी सपा गठबंधन के सिंह हैं, वो भी एनसीपी के चिन्ह पर उतरे हैं और बसपा से रामेश्वर लोधी हैं। लेकिन जो यहाँ कांटे की टक्कर नजर आ रही है वो संजय शर्मा और रामेश्वर लोधी के बीच में सीधी नजर आ रही है। जी ठीक है, यहाँ पर बसपा का क्या वर्चस्व है? यहाँ पर जो एसटी वोटे हैं वो बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन और जो लोधी समाज है स्याना विधानसभा में यहाँ पर लोधी समाज भी सबसे ज्यादा इस सीट पर नजर आता है। मुस्लिम लोधी और ब्राह्मण इस सीट पर सबसे ज्यादा हैं और ये देखना होगा कि आने वाली जो अनूपपुर विधानसभा है इस पर कौन काबिज हो पाता है। अनुपम जी, जिस तरीके से देखा जाए संजीव लगातार जो जानकारी दे रहे हैं उनका टक्कर सीधी वो सपा आरएलडी और बीजेपी के बीच में बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अनूपपुर की बात की तो अनूपपुर में उन्होंने कहा कि बसपा का भी वर्चस्व एक अच्छा खासा है और बसपा हमेशा से बुलंदशहर में सभी सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी रही है। तो ऐसे में बसपा क्या इस बार पीछे रह जाएगी, क्योंकि पिछली बार तो गठबंधन की वजह से बसपा को काफी सीटों का लॉस हुआ, क्या यहाँ पर बसपा कुछ अलग करके दिखा पाएगी? करके जो हालात हैं, जो वहाँ की स्थिति है, उससे ये लगता है कि बसपा का हमेशा दूसरे नंबर पर तो जरूर रहे, लेकिन जो मौजूदा समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, उसमें कहीं न कहीं बसपा का वोटर बसपा से खिसक रहा धीरे धीरे, और वो खिसक करके उसको ये लगता है कि जिस तरह से उसको सुरक्षा और जो उसकी आवश्यकता है, उन दोनों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना फोकस करके काफी वहां के बसपा के मतदाताओं को लुभा लिया है।
तो मुझे लगता है कि बसपा वहां कमजोर होगी। बसपा का काफी मतदाता भाजपा की तरफ खसक गया। ठीक है, अनूप शहर के बाद अब शिकारपुर और डिबाई की बात कर लेते हैं संजीव। तो यहाँ पर शिकारपुर और डिबई में क्या हालात हैं? हालांकि डिबई और शिकारपुर में 2012 में सपा की सरकार, ये सीट उनके हाथ में भी गई थी, तो क्या अभी भी यहाँ पर सपा का ही कुछ ऐसा है कि दूसरे नंबर पर बढ़त है? देखिए, शिकारपुर विधानसभा जो है, अनिल शर्मा जो यूपी गवर्नमेंट में मंत्री भी हैं और रहे हैं, और फिर भाजपा ने अनिल शर्मा को उतारा है। और पूर्व मंत्री किरणपाल सिंह जो थे, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं, और इस बार उन्होंने आरएलडी ने उन्हें टिकट उतारा है। वहीं बसपा से रफीक पड्डा है, जो शिकारपुर चेयरमैन है, उन्हें बसपा ने शिकारपुर विधानसभा उतारा है। जिया उल रहमान को कांग्रेस ने टिकट दिया है। लगातार जिया उल रहमान भी, क्योंकि बुलंदशहर के रहने वाले, लगातार क्षेत्र में उनका भी आना जाना रहता है, और आप पार्टी ने आशुतोष कुमार निर्मल को प्रत्याशी बनाया। बात की जाए तो यह सीधा मुकाबला अनिल शर्मा और किरणपाल सिंह के बीच होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अनिल शर्मा, जिस तरीके से जो राज्य सरकार है उसमें मंत्री थे, जिस तरीके से उन्हें विकास करना था शिकारपुर विधानसभा में, उन्होंने जो वहां के वोटर हैं उनका ये कहना है उस तरह से विकास नहीं हो पाया। लेकिन अनिल शर्मा का, जब हमारी इसी चर्चा अनिल शर्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो पिछली बार हमारा कार्य रह गया था, इस बार हम उसे पूरा कर देंगे, और जो हमारे जो वोटर हैं, जो नाराज हैं, इस बार हम उन्हें मना दिया जाएगा। लेकिन किरणपाल सिंह भी लगातार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आरएलडी प्रत्याशी हैं, पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, समाजवादी सरकार में कद्दावर नेता रहे हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री रहे हैं, और इन्हीं के बीच में सबसे ज्यादा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी, दल बदल का कोई असर पड़ेगा यहाँ पर संजीव? जी बिल्कुल नहीं, इस पर दल बदल का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सपा से इस पर इस सीट, पिछली बार सपा की सीट रही थी, इस बार आरएलडी की सीट है। यहाँ पर जो है जो ब्राह्मण जाति के हैं और ठाकुर समाज के हैं और जाट समाज सबसे ज्यादा इस सीट पर प्रभावित करते रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अनुपम जी, जिस तरीके से देखा जाए सभी सीटों पर, चाहे शिकारपुर या डिबई हो, हमने लगातार देखा कि सपा दूसरे नंबर पर आ रही है। जैसे कि बसपा, आपने भी कहा कि उनका वोटर उनकी तरफ से कहीं ना कहीं रुझान हट गया है। अब ऐसे में कहते हैं कि बुलंदशहर में करीब 4 मुख्यमंत्री दिए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। तो ऐसे में चाहे वो, अगर देख रहे हैं कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद साहब भी वहीं से हैं, और ऐसे में बहुत सारे मुख्यमंत्री जो बीजेपी से भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उनका भी कहीं ना कहीं नाता रहा है। तो ऐसे में बीजेपी को इसका क्रेडिट मिलेगा, चाहे वो कल्याण सिंह रहे हो, ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे हैं, और वर्तमान में भी ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जो बीजेपी में हैं, और कहीं ना कहीं ताल्लुकात वो बुलंदशहर से रखते हैं। देखिए, होता क्या है, चुनाव में हमेशा राजनीतिक समीकरण बनना करते हैं और बिगड़ा करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो मतदाता जो होता है, वो मतदाता भी अपने टेस्ट को बदला करता है। कभी जब कल्याण सिंह जी हुआ करते थे तब उनके साथ पूरी जनता वहां की थी, उन्होंने अपना बांध के रखा था अपना मतदाताओं को। लोगों को बड़ा भरोसा था, बड़ा विश्वास था कि आगे चल करके हमारी जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं या जो भी विकास के रास्ते हैं वो इनके माध्यम से खुलेंगे। उसके बाद उस चीज को देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बखूबी से कैच कर रखा, पकड़ कर रखा है। उनके न रहने पर भी वो उस पूरे इलाके को, जितने 7 विधानसभा सीटें हैं बुलंदशहर की, उन पर देखिए आप, उनके जितना भी मतदाता है उसको चारों तरफ से कस रखा, बैरिकेडिंग कर रखी है। वो एक सोची समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, और उस रणनीति को दूसरे विपक्षी दल, जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो उस किले को भेद नहीं पा रहा है, जिसके चलते जो है मतदाता असमंजस की स्थिति में है। जो चाहता भी है विकास के रास्ते, वो सोचता है कि हम किसी तरीके से परिवर्तन की तरफ चले जाएं, बदलाव हो जाए, लेकिन वो अपना मन बना नहीं पा रहा है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति पिछले चुनाव में वो देख चुका है। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी या वहां पे कोई बड़ा परिवर्तन होगा या दूसरे दलों का वर्चस्व होगा, ये तो खैर मतदाता है उनके, उसको बहुत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उम्मीद कम है। हमारी सोच से भारतीय जनता पार्टी ने जो डबल इंजन की सरकार होने का जो ये दम भरा है, जो कह रही है, उसका मतदाताओं के ऊपर काफी असर है। और मतदाता भी जानता है कि अगर हम
विकास चाहते हैं, कुछ चाहते हैं तो सरकार दोनों केंद्र और प्रदेश की एक ही सरकार रहे, एक ही पार्टी की सरकार रहे, तब उसका विकास ज्यादा होगा, क्षेत्र का विकास होगा। ठीक है संजीव, जिस तरीके से किसान आंदोलन का जिक्र अभी जो हमारे प्रतिनिधि जुड़े थे उन्होंने बार बार किया, चाहे राहुल जी हो, उन्होंने बार बार किसान आंदोलन का जिक्र किया। किसान आंदोलन का कितना इफेक्ट इन 700 सीटों पर है? क्योंकि देखा जाए उत्तर प्रदेश के कई भाग ऐसे अछूते रहे जहां के किसान इस आंदोलन में शामिल हुए नहीं या ज्यादा इत्तेफाक रखते नहीं थे। तो बुलंदशहर के जो किसान थे, क्या वो वाकई इस चीज से इत्तेफाक रखते थे या खफा हैं, कहीं ना कहीं रोष है कोई? क्योंकि जाट समुदाय भी वहां अच्छा खासा है। संजीव जी, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी संजीव, आपसे ही सवाल है कि किसान आंदोलन का इफेक्ट कितना बुलंदशहर की 700 सीटों पर है? जाट समुदाय भी वहां अच्छी खासी तादाद में है। जी, मैं आपकी आवाज पूरी क्लियर नहीं आ रही, दोबारा सवाल पूछिए प्लीज। जी संजीव, मेरा जानना है कि जो किसान आंदोलन हुआ उससे क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है इन 700 सीटों पर किसान के रुख को देखते हुए? क्योंकि जाट समुदाय भी वहां पर अच्छे खासा है, तो क्या जाट समुदाय किसान आंदोलन की तरफ ज्यादा रुख कर रहा था? तो ऐसा किसी प्रकार का कोई लॉस हो सकता किसी सीट पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से किसान आंदोलन चला है, 1 साल तक चला है, कहीं ना कहीं भाजपा को इसमें भारी नुकसान होता नजर आ रहा है। बात की जाए 7 विधानसभा पर और जो 7 विधानसभा है यहाँ पर जो किसान बेल्ट है और किसान कहीं ना कहीं भाजपा से इस मुद्दे पर काफी नाराज है। वही बात की जाए तो किसानों का गाय का मुद्दा जो है, जो उनकी फसलें लगातार किसानों की फसलों को गाय और जो आवारा पशु हैं लगातार खेतों में नजर आते हैं और वो रात भर पहरा देते हैं, उस पर कहीं ना कहीं किसान रुष्ट तो नजर आता है। लेकिन भाजपा कितना इन किसानों को अपने पक्ष में कर पाती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 7 सीटों पर इस पर भाजपा को काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से जाति समीकरण को बहुत तीनों ही दलों ने जाति समीकरण को बहुत साधने की कोशिश की है, तो सबसे सटीक जाति समीकरण किस पार्टी ने बिठाया है 700 विधानसभा सीट पर? देखिए, जाति समीकरण की बात की जाए सभी पार्टियों ने, कांग्रेस चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो या आरएलडी गठबंधन हो, सभी ने जाति समीकरण बैठाने की कोशिश तो की है। लेकिन कहीं ना कहीं जाति भी और इन चुनावों में नजर आती तो है। लेकिन और जहाँ महंगाई के मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और कोरोना काल में जो स्थिति थी वो भी मुद्दे कहीं ना ग्रामीण में नजर आते हैं। जी संजीव, आप ग्राउंड पे भी कई बार रहे होंगे और ग्राउंड लोगों से भी जानने की कोशिश की होगी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बूढ़ी महिलाएं हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ग के लोग हों, आपने जब भी उनसे मिले होंगे तो उनकी जबान पे इस बार के चुनाव को लेकर उत्साह या सवाल या किस प्रकार से कसमकश में है वो? देखिए, जब हम किसान बेल्ट में आते हैं, किसानों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसान जो है नाराज नजर आते हैं वर्तमान सरकार से और केंद्र सरकार से। वही जब हम सपा या आरएलडी के नेताओं पक्ष में जाते हैं तो जो किसान है उनके पक्ष में नजर आते हैं। और बात की जाए बसपा की, तो बसपा के जो वोटर हैं वो कहीं पर भी अपना इधर उधर छटक नहीं रहे हैं। लेकिन बसपा भी जो 7 विधानसभा में जो 2-3 सीटें हैं इस पर कड़ी टक्कर दे रही है। बात की जाए सिकंदराबाद विधानसभा की, यहाँ त्रिकोणीय चुनाव में और बहुत करीबी चुनाव नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं लक्ष्मीराज सिंह, वो खुर्जा के रहने वाले हैं और वर्तमान में जो पूर्व विधायक है विमला सिंह सोलंकी, उनकी टिकट काटने के बाद उन्हें दिया गया है। वहीं जो विमला सोलंकी के समर्थक है कहीं ना कहीं खाने तो नाराज ही है और इसका नुकसान हो सकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि लक्ष्मीराज को देखने को मिले। बात की जाए बसपा के जो बसपा का जो कैडर है वो बिल्कुल अलग तरह का कैडर है और जमीनी कार्य अपना कर रहा है, शांतिपूर्ण कार्य कर रहा है। और आरएलडी जो समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं पूर्व में भी वो चुनाव हार चुके, लेकिन जिस तरीके आरएलडी से उनका गठबंधन हुआ है, किसानों की नाराजगी है और जो महंगाई के मुद्दे, ये कहीं ना कहीं जो सपा आरएलडी गठबंधन को फायदा देते हुए नजर आ रही है। जी संजीव, एक सवाल और कि अपनों की बगावत किस किस सीट पे ज्यादा देखने को मिल रही है, किस पार्टी के लिए? जी माफ कीजिए, दोबारा सवाल करेंगे आप? अपनों की बगावत अपने ही किसी दूसरे व्यक्ति को, कैंडिडेट को टिकट दे दिया और वो आस लगाए बैठे हैं, या फिर जिन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी या फिर कांग्रेस या सपा या आरएलडी अब हमें टिकट देगी, उन्हें दरकिनार करके किसी और को दे दिया गया। तो ऐसे जो
आपसी बगावत वाला खेल है वो किस सीट पर सबसे ज्यादा है? देखिए, बात की जाए सबसे ज्यादा नुकसान बुलंदशहर, सिकंदराबाद और डिबाई और खुर्जा में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो भाजपा का कैडर है वो लगातार अपने जो वोटर हैं उन्हें समझाने के प्रयास में लगा हुआ है। लेकिन जो प्रत्याशियों का जो अपने समर्थक होते हैं, कहीं ना कहीं वो भीतरघात नजर आ रहा है कि वो भीतरघात कर रहे हैं। जी ठीक है। जिस तरह से अनुपम जी, संजीव की आपने बातें सुनी, संजीव ने बड़ा सटीक और सही आकलन करके चीजों को बताया और किस प्रत्याशी में कितना दम है इसका भी जिक्र किया और जनता का मूड क्या है ये भी रखा। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? चुनाव, मैंने अभी कहा ना, चुनाव के समीकरण मतदाताओं की नजरों में बदला करते हैं, कभी किसी पक्ष में कभी किसी पक्ष में। सवाल ये होता है कि जो मौजूदा हालात हैं, जिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 में होने जा रहे हैं और राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, तो कहीं न कहीं मतदाता भी बड़े धर्म संकट में पड़ा हुआ है। वो बदलाव भी चाहता है, दूसरी तरफ उसको ये भय भी है कि अगर हमारा मतदान सही दल को न मिला, उम्मीदवार सही न चुना गया, तो उसके दुष्परिणाम भी वो देख चुका है। पिछले कई चुनाव में कुछ इस तरह की स्थितियां पैदा हुई कि मतदाता भावनाओं में आकर के उसने वोट दिया, लेकिन उस वोट जो है उसका उतना सार्थक नहीं हुआ जितना उसको उम्मीद थी। तो हालात ये है कि अब मतदाता बड़ा सोच विचार रहा है, अभी एकदम साइलेंट मूड में है कि अब चुनाव की जो तारीख है उसके आते आते अब देखिए वो अभी एक राउंड और इन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की बातें और जो उनके उम्मीदवार हैं उनका वो विश्लेषण कर रहा है, बहुत तेजी से जांच परख रहा है कि उसका हित किसमें है। अब मतदाता ये चाहता है कि विकास की रफ्तार तेज हो, उसको शांति मिले, सुरक्षा मिले और बहुत ज्यादा वो धार्मिक भावनाओं में बह करके या बहुत ज्यादा वो दुनिया के जो चुनावी समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं राजनीतिक दलों के हिसाब से, उसमें वो पड़ना नहीं चाहता, इसलिए अभी वो शांत बैठा है। अब इसका रिजल्ट वो अपने मतदान के माध्यम से ही देगा, सही आकलन तभी आएगा सामने। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। अनुपम जी, इस बार कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि यूपी की जनता के सामने कुछ ऐसे समीकरण है कि राम के मंदिर में पूजा भी करनी है और घर का चूल्हा भी जलवाना है? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं। देखिए, अब चूंकि अब ये कहना है कि राम मंदिर के भी बारे में देखिए लोगों का कहना है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भाई हमारी सरकार के रहते हुए ये इस मुद्दे को उठाया गया और हमारी सरकार ने ही इसका शिलान्यास करवाया और बनवाया, उसका लाभ तो उसको कहीं न कहीं से मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रमुख विपक्षी दल है वो भी लगे हुए हैं कि राम तो सबके हैं, मंदिर सबका है, तो इस चीज को कहीं न कहीं राम तो अनुपम जी सबके हैं, यही बात, मेरा सवाल यही था कि राम तो सबके हैं, बीजेपी के लिए राम है और राम के लिए बीजेपी, ये तो ठीक है, लेकिन अब चूल्हा भी जलाना है तो वैसे में गैस महंगाई ऐसी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि अब जनता बीजेपी को चाहती तो है और उसे घर का चूल्हा भी जलाना है तो अब बीजेपी साल का सब मुंह भी मोड़ रही है। नहीं, हम आपकी बात से जो है एकदम सहमत हैं और आपका कहना ठीक है कि खासतौर से ग्रामीण इलाके की जो जनता है उसके सामने ये थोड़ा धर्म संकट की स्थिति है कि एक तरफ राम है, दूसरी तरफ घर का चूल्हा है, तो अभी उसके सामने बड़ा धर्म संकट का है। अब जब तक मतदान की तिथि आती है तब तक देखिए वो क्या अपना मन बनाता है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा थोड़ा। ठीक है संजीव, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से जिक्र किया धार्मिक भावनाओं का या फिर बीजेपी या मैनिफेस्टो जो चाहे सपा ने रिलीज किया हो या फिर कांग्रेस ने, इनके मैनिफेस्टो से जनता पे असर वाकई पड़ा है या सिर्फ मैनिफेस्टो में? तो जनता जिस प्रकार से हमेशा से लेती रही कि राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि विश्वास तो राजनीतिक पार्टियों से पूरा उठ गया, जो कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है कि आजकल लोगों को विश्वास ही नहीं कि उनके जो भी घोषणा पत्र आते हैं कि हाँ ये तो हवाई बातें हैं, इनका होना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या वाकई तो जादू चला है? जी बिल्कुल, मैनिफेस्टो हर पार्टी निकालती है, लेकिन जो मैनिफेस्टो पर कितना काम हो पाता है ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। बात की जाए तो किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो पर कोई भी पार्टी जिन मुद्दों पर वो जनता को बताती है वो मुद्दे खड़े नहीं पूरे नहीं कर पाते। बात की जाए, हाँ ये जरूर है कि भाजपा लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर अभी भी वो वोट मांग रही है, जब क्षेत्र में जाती है तो राम मंदिर बनवाएंगे तो जैसे नारे लगातार कर रही है, लेकिन जो ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उनका तो सिर्फ ये कहना पड़ता है भाई उनका सिर्फ ये कहना होगा नौकरी
शिक्षा और जो महंगाई है इस पर हमारा कंट्रोल कैसे लगे। मंदिर 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 जो भावना है वो हमारी अलग है, हम पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन जो इतनी महंगाई है उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। जिन मुद्दों पर लगातार भाजपा सरकार महंगाई के मुद्दे पर केंद्र में और यूपी सरकार में आई थी, उसके बाद भी महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं जो वोटर है उनकी नाराजगी तो है। अब ये आने वाला समय ही 10 तारीख बता पाया जाएगा किस तरीके से वोटर किस पार्टी के पक्ष में अपना वोट करता है। लेकिन भाजपा के खिलाफ नाराजगी है। अब ये कितनी नाराजगी कितना पूरी कम हो पाती है, अपने जो प्रत्याशी हैं वो कितने कम कर पाएंगे, और जो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी जो वोटर हैं उन्हें अपनी तरफ किस तरफ रुझान कर पाएंगे, ये आने वाला समय बता पाएगा। जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए संजीव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अनुपम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की बुलंदशहर के 7 विधानसभा क्षेत्र की, जिसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं बुलंदशहर में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की दरकार है, और वहीं हमारी चर्चा से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए इस बार की लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है। हालांकि विपक्षी दलों के दावे और वादे मतदाताओं को कितना प्रभावित करते हैं, ये तो भविष्य के गर्त में ही समाहित है। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।